बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने डिफ्रैक्शन का फिनोमिना समझा कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, अगर ये आपको टॉपिक एग्ज़ाम्स में आ जाए तो इस टॉपिक को एग्ज़ाम्स में लिखते हुए जो आपकी वेरी फर्स्ट हेडिंग होगी दैट वाज डेफिनीशन। पहली हेडिंग आप डेफिनेशन की देंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होती है। ये लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्स्टेकल या रुकावट के सामने आए और उसमें से गुजरने के बाद उसके किनारों की तरफ उसका बेंड हो जाना और बेंड होकर फैल जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है। बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज नाउन एज डिफ्रैक्शन। तो पहली हेडिंग डेफिनेशन की हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग आप देंगे कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन कब होगा, कब यह फिनोमिनन प्रोमिनेंट होगा और कब यह फिनोमिनन नहीं हो सकता। तो इसकी भी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन उस वक्त प्रोमिनेंट होगा कि अगर वो वेव या लाइट जो आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ का साइज ग्रेटर हो साइज ऑफ द स्लिट से या कम से कम उसके इक्वल हो। जो आप लाइट यूज करते हो उस लाइट की कोई वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ का साइज या उस वेवलेंथ की जो वैल्यू है उस लाइट के सामने रखी गई जो स्लिट है उसके साइज से या ज्यादा हो या कम से कम उसके इक्वल हो तो फिर डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन वहां पर नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट्स हम डिटेल में अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी थर्ड हेडिंग आ जाएगी डिफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट हमने स्टडी करना है जी। अब डिफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट को स्टडी करने के लिए हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं उन पिछले लेक्चर्स में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली इधर डिस्कस करना चाहूँगा ताकि जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं लिया, वो लेक्चर मिस किया है, वो ज़रा इसको रिकॉल कर लें ताकि हमें आज वाला ये जो फिनोमिना है इसको स्टडी करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट क्या होता है इसको समझना बड़ा आसान है। फर्ज कीजिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूं कि ये आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई बल्ब कह लीजिए या सन कह लीजिए, कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब जब ये सोर्स ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली इसमें से लाइट निकलेगी और वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। वेव की शक्ल में हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ठीक, और जहां पर मैं नहीं बना सका वहां पर भी ये वेव जो है वो ट्रैवल करेंगी, लेकिन डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी इनके दरमियान स्पेस ड्रा कर दी। अब अगर मैं इन तमाम वेव्स का इसका ये क्रस्ट ले लूं, इसका ये क्रस्ट ले लूं, इसका ये क्रस्ट ले लूं, ये क्रस्ट ले लूं, ये क्रस्ट ले लूं, ये वाला क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट, तो इन तमाम क्रस्ट को अगर मैं आपस में मिला दूं तो ये एक सर्कल बन जाएगा। बेटा ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल बना है इस सर्कल को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। बेटा क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? ये वेव फ्रंट बना। इससे आगे वाला जो वेव फ्रंट बनेगा वो ये क्रस्ट होगा, इसके नीचे वाला क्योंकि सेम सोर्स से एक जैसी लाइट निकल रही है तो ये क्रस्ट होगा, इसके नीचे वाला ये क्रस्ट होगा, ये क्रस्ट होगा। फिर दोबारा आप क्रस्ट को मिला दोगे तो एक नया वेव फ्रंट आपके पास बन जाएगा। ये एक दूसरा वेव फ्रंट है। तो ये जो सर्कुलर शेप मैं बना रहा हूं, दिस सर्कुलर शेप इज नाउन एज ए वेव फ्रंट। बेटा ये वेव फ्रंट है और इस वेव फ्रंट में देखिएगा जो बात गौर करने वाली वो ये है कि ये भी क्रस्ट है। बेटे ये भी क्या है? क्रस्ट। ये भी क्या है? क्रस्ट। ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट।
ये तमाम पॉइंट्स मैंने क्रस्ट वाले लिए हैं। और अगला जो वेव फ्रंट है उसका ये वाला पॉइंट मैंने देखा, ये भी क्रस्ट है, यहाँ पर भी क्रस्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी क्रस्ट होना चाहिए, उसको ज़रा प्रॉपर बना लीजिएगा। इधर भी क्रस्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी जो है वो क्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, इधर भी क्रस्ट होना चाहिए। तो इसमें चूंकि सारे पॉइंट्स आपस में एक ही क्रस्ट 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 आपस में मिल रहा है, तो मैं कहूँगा ये वेव फ्रंट ऐसी सरफेस है जिसमें मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी पार्टिकल्स हैं, तमाम पार्टिकल्स का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या होगा, सेम होगा। तो फिर मैं कह सकता हूं कि वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट ऐसी सरफेस है जिसमें मौजूद ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस है जिस सरफेस में जितने पार्टिकल्स होंगे, जितने पॉइंट्स होंगे, उन तमाम पॉइंट्स का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या होगा, फेज ऑफ वाइब्रेशन को नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं ये बात कहा करता हूं कि फेज ऑफ वाइब्रेशन से मुराद समझ लीजिए इन पार्टिकल्स के डांसिंग स्टेप्स के। फर्ज करें इस सरफेस में मौजूद तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं, तो तमाम पार्टिकल्स के जो डांसिंग स्टेप होंगे वो क्या होंगे, सेम। जो ए पार्टिकल का डांसिंग स्टेप होगा वही बी का, वही सी का, वही डी का, वही ई का, वही एफ का एंड सो ऑन। तो इनको हम क्या बोल देते हैं साइंस की लैंग्वेज में, फेज ऑफ वाइब्रेशन, और वो सबका क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसी सरफेस को बेटे हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इस लेक्चर को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूं ताकि आपको बात की समझ आ जाए। फिर हम लोगों ने हाइगन प्रिंसिपल पढ़ा था, हाइजन भी बोलते हैं, हाइगन भी बोलते हैं, जो भी आप लोग कह लें। इस हाइगन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आपके पास ये एक सोर्स है तो ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ठीक है, इस प्रॉपर सर्कुलर शेप में वेव फ्रंट बनाएगा, इससे फिर अगला वेव फ्रंट बनेगा, फिर उससे अगला वेव फ्रंट बनेगा, फिर उससे आगे वाला वेव फ्रंट बनेगा, और इस तरह लाइट जो है वो आगे की तरफ क्या करती जाएगी, ट्रैवल करती। लेकिन जैसे जैसे लाइट आगे जाती जाएगी आप देखेंगे वेव फ्रंट का साइज बड़ा होता जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा मध्यम होता जाएगा। और जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होता जाएगा, अगर आप उस बड़े वेव फ्रंट का कोई एक छोटा सा टुकड़ा लें तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नजर आएगा। जी ऐसे है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको मैं कह सकता हूं दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। इसको मैं प्लेन वेव फ्रंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा जी, प्लेन वेव फ्रंट। बेटे बात की समझ आई, ठीक है। अब हाइगन प्रिंसिपल का सेकंड पास्टुलेट हमें ये कहता था कि हर जो वेव फ्रंट है इसके मुताबिक वो पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। मैं दो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस छोड़ रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर पार्टिकल्स नहीं हैं, वहां पर भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन जाहिर बात है जितना करीब बनाएंगे डायग्राम थोड़ी सी रफ होती जाएगी, तो उसकी रफनेस को अवॉइड करने के लिए हम थोड़ी सी जो है वो स्पेस बना देते हैं। तो ये जो हर पार्टिकल है ये भी ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे क्या होता है, सोर्स होता। तो ये अपने साइज के मुताबिक वेव फ्रंट बनाएगा ऐसे। और इन वेव फ्रंट्स को हम बोलेंगे वेवलेट्स। ये छोटे छोटे जो वेव फ्रंट्स बनेंगे और इनसे मिलकर फिर अगर इनकी सरफेस को आप टच करेंगे तो इनसे मिलकर जो है वो सेकंड वेव फ्रंट बन जाएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं शॉर्टली कह लीजिए ब्रीफली इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में नहीं लेकर जा रहा, लेकिन सिर्फ इतना सा बता दिया कि पिछली वाली कुछ बातें रिकॉल हो जाएं ताकि अगला टॉपिक समझने में हमें आसान नहीं। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव फ्रंट बना तो ये भी पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, ये वाला वेव फ्रंट भी पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। चलते चलते अगर सपोज मैं कह दूं बात को समझने के लिए कि मेरे पास ये एक वेव फ्रंट है प्लेन शेप का,
जैसे आप चलते जाएं तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो शेप प्लेन शेप होती जाएगी। तो ये वेव फ्रंट है, प्लेन शेप का एक वेव फ्रंट है। तो ये प्लेन शेप का वेव फ्रंट भी पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। लेट से एक पार्टिकल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, एंड सो ऑन। क्या सर सिर्फ 5 ही हैं? नहीं जी, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन अपनी बात को आसान करने के लिए मैंने सिर्फ 5 पार्टिकल्स ले लिए। और ये हर पार्टिकल जो है वो अपने साइज के मुताबिक वेव फ्रंट बनाएगा। ये इस तरह का वेव फ्रंट बनाएगा, ये इस तरह का वेव फ्रंट बनाएगा, ये ऐसे वेव फ्रंट बनाएगा, ये ऐसे वेव फ्रंट बनाएगा, ये ऐसे वेव फ्रंट बनाएगा। अब जब ये वेव फ्रंट बनाएंगे तो इसका मतलब है ये वेव फ्रंट किसके हैं? लाइट के हैं। बेटा बात को समझना बड़े ध्यान से। अब ये छोटे छोटे सोर्सेज हैं, ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, ये S3 सोर्स है, ये S4 सोर्स है, ये S5 सोर्स है। मैंने इनके सामने एक स्क्रीन रख दी। अगर इफ इस सोर्स में से निकलने वाली लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो सिर्फ ये वाला हिस्सा रोशन होता। इसमें से निकलने वाली लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो फिर सिर्फ ये वाला हिस्सा रोशन होगा। इसमें से निकलने वाली स्ट्रेट लाइन की वजह से ये वाला पार्ट रोशन होगा, और इससे ये वाला, और इससे ये वाला। तो अगर इन सोर्सेज में से निकलने वाली लाइट स्ट्रेट लाइन रे की शक्ल में ट्रेवल करती तो फिर इस स्क्रीन का स्पेसिफिक पोर्शन ही जो है वो ब्राइट होना चाहिए था। और इसके अलावा रिमेनिंग जो पोर्शन है बेटे ये क्या होना चाहिए था? फिर से बोलो, फिर से बोलो, शाबाश, एक्सीलेंट। देन इट मस्ट बी डार्क रीजन। इट मस्ट बी डार्क रीजन। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली क्या है? डस्टर किधर है? प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली कुछ यूं है कि ये जो लाइट, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन सारी की सारी जो है ये ब्राइट हो जाती है। इस स्क्रीन का ब्राइट होना इस बात की दलील है कि इन सोर्सेज में से निकलने वाली लाइट उन जगहों पर भी पहुंची है जिन जगहों पर रे ऑफ लाइट का अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो उनको क्या होना चाहिए था? डार्क होना चाहिए। मतलब ये वाली लाइट यहां पर ये भी रोशन है, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सोर्स में से निकलने वाली लाइट इधर भी पहुंच रही है, इधर भी पहुंच रही है। बात समझ रहे हो? इस सोर्स में से निकलने वाली लाइट भी इधर पहुंच रही है, ये भी इधर पहुंच रही है, ये भी लाइट इधर पहुंच रही है, ये भी लाइट इधर पहुंच रही है, ये लाइट भी बेटा इधर पहुंच रही है, ये भी इधर पहुंच रही है, ये लाइट भी इधर पहुंच रही है, ये इधर भी पहुंच रही है। बात की समझ आई या नहीं आई? इसका मतलब यह हुआ कि हम कहेंगे कि और अगर इसमें मौजूद मैं तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाता जाऊं तो देखिए ये कौन सी शेप बन जाएगी? सर्कुलर शेप बन जाएगी। तो मैं कहूंगा कि लाइट किस शक्ल में ट्रेवल कर रही है? वेव फ्रंट की शक्ल। इसी तरह इससे आगे वाले पॉइंट्स लूंगा तो ये मजीद आगे एक सर्कल बन जाएगा। बेटे बात की समझ आई? पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो जो मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, मैं अब उसको समराइज करूंगा। तो वो बात ये है कि अगर ये आपके पास एक सोर्स है तो ये सोर्स अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा, ये सोर्स है तो ये भी अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा, ये सोर्स है तो ये भी अपना एक क्या बनाएगा? वेव फ्रंट बनाएगा। अब इस वेव फ्रंट से जो निकलने वाली लाइट है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करेगी, अपवर्ड भी ट्रेवल करेगी, डाउनवर्ड, इनके दरमियान में भी ट्रेवल करेगी। इसी तरह इसमें से निकलने वाली लाइट भी बेटा स्ट्रेट भी ट्रेवल करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। इसी तरह इसमें से जो निकलने वाली रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट भी ट्रेवल करेगी, अपवर्ड भी ट्रेवल करेगी।
इनके दरमियान में भी हर डायरेक्शन में जो लाइट है वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। बेटे बात की समझ आई? ओके, अब इसके बाद क्या होगा? अब अगर गौर करें आप लोग, मैं इस डायग्राम को रेज करने लगा हूं, तो अगर मैं ये वाली रेज लूं, ये रे ए है, इसको A1 कह लो, इसको A2 कह लो, इसको A3 कह लो। मैं इधर साइड पर लेबल करता हूं ताकि वो जब मैं अगली डायग्राम बनाऊं तो उसमें वो मर्ज ना कर जाए। तो ये पैरेलल लाइंस जा रही हैं। अब अगर इन पैरेलल लाइंस को मैं एक पॉइंट पर, एक जगह पर बेटे फोकस करना चाह रहा हूं, तो मैं इनके सामने एक लेंस रख लूंगा, दैट इज नाउन एज कन्वेक्स। ये स्क्रीन है। तो ये जो लाइट है ये बेटे सीधा ट्रैवल करेगी, सॉरी स्ट्रेट लाइन में, और ये इधर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। इसी तरह अगर इधर कोई सोर्स है तो उसमें से लाइट ऐसे आ जाएगी, इधर कोई सोर्स है तो उसमें से लाइट इधर। तो ये सारी की सारी लाइट इस पी पॉइंट पर फोकस कर जाएगी। मैंने इधर क्या रखा, कन्वेक्स लेंस, ताकि वो जो लाइट स्ट्रेट, आपको पता है ना जो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करती, वो इंफिनिटी पर जाके मीट करती हैं। तो उनको एक जगह पर कन्वर्ज करने के लिए हमने कन्वेक्स लेंस यूज कर दिया। बात की समझ आई? अगर बेटे इसी कन्वेक्स लेंस को मैं मूव करवा के थोड़ा ऊपर ले जाऊं, तो देखें अब ये वाली बी वाली रे B1, ये B2 और ये B3, ये भी आपस में पैरेलल है, क्योंकि B1, B2 और B3 आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में। तो इनको कन्वर्ज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक कन्वेक्स लेंस यूज कर लूंगा। ये रे ऐसे जाएगी, ठीक है, ये रे ऐसे जाएगी, ये रे ऐसे जाएगी, और इसके ऊपर अगर कोई सोर्स पड़ा हुआ है तो ये समझ चलो। तो मैं कहूंगा लेट्स से ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट। बेटे बात समझ रहे हो? बुक वाले ने इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बात को ध्यान समझे, ये बड़ी काम की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसी तरह अगर मैं एक लेंस नीचे रख दूं, अब डायग्राम रफ हो जानी, जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं एक लेंस नीचे रख लूं, ऐसे, तो यहां से जो निकलेगी रे ऑफ लाइट वो इधर फोकस करेगी, ये वाली रे ऑफ लाइट इधर फोकस करेगी, ये वाली रे ऑफ लाइट इस इधर फोकस करेगी, ये जब इसमें से गुजरेगी तो ये इस पॉइंट पर फोकस करेगी। तो इस पोजीशन को मैंने क्या कह दिया, दिस इज P3 पोजीशन। समझ आई बात की? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इसके आप इधर लेंस रख लें तो पॉइंट ऑफ फोकस ये हो जाएगा, इस लेंस को मूव करवा के आप इधर सामने ले आए तो पॉइंट ऑफ फोकस ये हो जाएगा, इसको मूव करवा के आप इधर ले आए तो पॉइंट ऑफ फोकस ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज में से जो निकलने वाली लाइट है वो किस शेप में ट्रैवल कर रही है, वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट की शेप में जब वो ट्रैवल करेगी तो इसका मतलब है वो हर तरफ फैल रही है लाइट। लेकिन अगर मैं इधर वेव फ्रंट बनाऊं तो उसकी ज्योमेट्री को डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी आसानी के लिए कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, रे मॉडल या रे ऑप्टिक्स। लेकिन एक्चुअल में लाइट रे की फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर रही, किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, वेव फ्रंट के फॉर्म। बेटे बात की समझ आई है? अच्छा अब आगे चलिए। अब मैंने एक ही वक्त में ये 3 पॉइंट्स ले लिए, P1, P2, P3। आप इधर रखेंगे तो कुछ लाइट जो इधर आ गई है वो इधर भी फोकस कर जाएगी, आप इधर रखोगे लेंस को तो वो इधर फोकस कर जाएगी। तो स्क्रीन पर एक ही वक्त में नंबर ऑफ स्पॉट्स बन जाएंगे। अब इन तमाम स्पॉट्स को एक ही वक्त में डील करना आसान नहीं होता। तो हम क्या करते हैं,
हम अपनी आसानी के लिए जस्ट फॉर ओवर ईज, या आप कह लीजिए आपके सिलेबस के मुताबिक, हम एक वक्त में एक ही स्पॉट लेते हैं। लेट्स से हम ये स्पॉट ले लेते हैं या ये वाला स्पॉट ले लेते हैं। पीठ आपकी बुक वाले ने अपर पोर्शन लिया हुआ है गालबन, देखिएगा। लोअर पोर्शन है, ओके जी, आपकी बुक वाले ने ये वाला पॉइंट लिया, हम इसी को डील कर लेंगे। तो बुक वाले ने डायग्राम सिर्फ इसकी बनाई है। मैं जो सारी बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं, सारा बैकग्राउंड आप लोगों से शेयर किया, वो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये मत समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि इस स्क्रीन पर सिर्फ इस पॉइंट पर लाइट फॉल कर रही है, ऐसा नहीं है। आप उस लाइट को कन्वेक्स लेंस की मदद से, अगर कन्वेक्स लेंस को सामने रखोगे तो वो इधर स्पॉट बन जाएगा, अगर ऊपर रखोगे तो इधर स्पॉट बन जाएगा, अगर बेटा नीचे रखोगे तो इधर स्पॉट बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप लाइट को फोकस कहां पे करवाते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगली बात पे चलते हैं। अब जब यहां पर लाइट फोकस होगी, कन्वर्ज होगी, तो अब यहां पर बिहेवियर कैसा होगा इन पॉइंट्स के ऊपर? अब इन पॉइंट्स पर जो बिहेवियर है बेटे वो दो तरह का हो सकता है प्रैक्टिकली। या तो ये जो भी पॉइंट ले लें, यहां पर ले लें, यहां पर ले लें, यहां पर ले लें, हमने 3 पॉइंट लिए हैं, अदरवाइज स्क्रीन में नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, आप जितने मर्जी पॉइंट उसको डिस्कस कर लें। अब यहां पर दो तरह का बिहेवियर होगा, या तो यहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या अगर इधर मैक्सिमा बनाए तो साथ मिनिमा बन जाएगा, फिर अगर मैक्सिमा बनाए तो फिर मिनिमा बन जाएगा, फिर एक मैक्सिमा बनाए तो फिर मिनिमा बन जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या मैक्सिमा बनेगा या क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। अच्छा, क्या कैसे पता चलेगा कि क्या बन रहा है? बेटा ये डिपेंड कर रहा है कि जो रेज आपस में इधर मीट कर रही हैं, जो नंबर ऑफ रेस आपस में यहां पर सुपरपोज हुई हैं, मीट कर रही हैं, इकट्ठी हुई हैं, इकट्ठे होने के बाद उनका कंबाइन इफेक्ट क्या है? कंबाइन इफेक्ट क्या है? अगर तो उनका कंबाइन इफेक्ट इस तरह का है कि उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल किया है, एक दूसरे के इफेक्ट को बेटा क्या किया है, तो फिर आपको वहां पर क्या बना हुआ नजर आएगा, मिनिमा बना हुआ नजर आएगा। और अगर वो आपस में इस तरह मीट की हैं कि उनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो ऐसा है कि उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो फिर हम कहेंगे कि यहां पर क्या बना है, मैक्सिमम। तो ये डिपेंड करता है कि जो वेव्स आपस में मीट कर रही हैं, मीट करते हुए उनका कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, उसके मुताबिक ही वहां पर मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा। बेटे क्लियर है सबको? लीजिए, ये सारी डिस्कशन थी जो मैंने कर ली। अब हम आपकी बुक के मुताबिक एक सिंपल सी डायग्राम बनाएंगे और उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं लूंगा, एक सिंगल पॉइंट ले लूंगा और सिंगल पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग बेटे हम अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दैट्स गुड, वेल डन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये एक स्लिट है, ठीक है जी। इसको आप कह लीजिए दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। अब डेफिनेटली स्लिट का साइज तो बहुत छोटा सा होता है। मसलन अगर मैं ये बनाऊं तो शायद ये वाला साइज भी बड़ा है,
क्योंकि हम लाइट को यूज कर रहे हैं और लाइट को यूज करते हुए हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन ये स्लिट जो है ये लाइट से छोटी होनी चाहिए, लाइट की वेवलेंथ से। तो इसका मतलब स्लिट का जो साइज है वो ऑलमोस्ट माइक्रोमीटर में होना चाहिए, तो बहुत छोटी, इससे भी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन थ्योरी को डेवलप करने के लिए हमने उसका साइज क्या कर दिया, जरा बड़ा कर दिया, ताकि हम उसकी ज्योमेट्री प्रॉपरली ड्रा कर सके। तो बेटा ये ए और बी जो है ये स्लिट है, और इनके दरमियान इसका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा, इस डिस्टेंस को आप डी से रिप्रेजेंट कर दें। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डी से। मैंने जरा साइड पर जानबूझ के बनाया है ताकि डायग्राम हमारी रफ ना हो। इज दैट क्लियर? अब पीछे कोई सोर्स पड़ा हुआ है बहुत दूर, ठीक है, उस सोर्स में से लाइट निकल रही है। अब लाइट जो है हम क्या करते हैं, हम उसको इस स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर देते हैं कि ये रेज ऑफ लाइट आ रही है। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 क्यों ली? क्योंकि आपकी बुक वाले ने 9 रेज ली हुई हैं, इस वजह से मैंने उसको फॉलो किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रेज आएंगी, और ये रेज जो हैं ये इसमें से स्लिट में से गुजरने के बाद बेंड कर जाएंगी। तो ये बेंडिंग हो रही है रेज की। फिर से वही बात करूंगा, सर नीचे ही की तरफ बेंड करेंगी, ऊपर की तरफ नहीं बेंड करेंगी? बिल्कुल करेंगी। सर ऊपर ही की तरफ बेंड करेंगी, क्या कुछ स्ट्रेट नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। लेकिन अपनी कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ एक स्पॉट ले रहे हैं और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसलिए हमने सारी रेस को उस तरफ कन्वर्ज कर दिया। हम डाउनवर्ड पॉइंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक वाले ने नीचे पॉइंट चूज किया हुआ, इसलिए हम वो चूज कर रहे हैं। बेटे डोंट बी कंफ्यूज, घबराना नहीं है, बात को समझना है अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट बेहतरीन हो जाएंगे। डोंट यू वरी, बस आपने फोकस करना है। अब इन रेज को कन्वर्ज करने के लिए एक पॉइंट पर हमने एक लेंस यूज कर लिया, दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसमें से ये रेज यहां पर मैंने सामने एक स्क्रीन बना दी। अब ये रे 5 है, ये रे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब मैं क्या करता हूं, ये रे 1 ले लेता हूं कन्वर्ज हो के लेट से किसी एक पॉइंट पर, फिर मैं ये रे 5 ले लेता हूं, और फिर मैं ये रे 9 ले लेता हूं। ये इस P पॉइंट पर आके मीट करेंगे। अच्छा सर ये आपने क्या किया, पीछे से जो रेज आ रही हैं वो 9 रेज आ रही हैं, यहां पर आपने सिर्फ रे जो है वो 3 रेज ली हैं। इसकी क्या रीजन है? बेटा सिंपल सी रीजन है कि हम अपनी कैलकुलेशन को करना चाह रहे हैं। हम इस जो पूरी स्लिट है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? ठीक है, ये इसका मैंने हाफ ले लिया, एक सबसे नीचे वाली रे ले ली, एक सबसे ऊपर वाली रे ले ली, और इसके दरमियान वाली रे ले ली, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। कोई स्टूडेंट कतन ये ना समझे कि इस लेंस ने इन 9 रेज को फिल्टर कर दिया है और सिर्फ 3 रेज आगे ट्रैवल कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दूसरी रेज भी आगे ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हमने सिर्फ कितनी रेज ले ली? क्योंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो बिहेवियर रे 1, रे 5 और रे 9 का है वो ही बिहेवियर रिमेनिंग रेज का भी है, वो भी इसी पॉइंट पर आके फोकस करेंगी। चूंकि हमें पता है कि उन्होंने भी ऐसे ही आके फोकस करना है, इसलिए हम डायग्राम को रफनेस से बचाने के लिए हम उन रेज को फिलहाल ड्रा नहीं कर रहे। बेटा बात की समझ आ गई? ठीक है। अच्छा जी, अब ये 3 रेज इस पॉइंट पर मिलेंगी। जब ये रेज आपस में मिलेंगी, मैं रे 1 और रे 5 और रे 9 ले रहा हूं, तो इस पॉइंट पर क्या बनेगा? 2 पॉसिबिलिटीज है, मैंने उसको रेज कर दी है, या मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम। लेट मैं कहता हूं मैं P पॉइंट पर फर्ज करीजिए कि मिनिमा जनरेट हो रहा है।
पी पॉइंट पर क्या जनरेट हो रहा है, मिनिमा जनरेट। अच्छा, अगर मिनिमा जनरेट हो रहा है तो फिर क्या होगा, अब मैं इसके लिए कैलकुलेशन करूंगा। हमने पिछले टॉपिक में ये डिस्कस किया हुआ है कि मैक्सिमा जनरेट होना या मिनिमा जनरेट होना ये डिपेंड करता है रेज के पाथ। बेटे किस पे डिपेंड करता है, रेज के पाथ डिफरेंस पे। अगर रेज का पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो मैक्सिमम जनरेट होगा, और अगर रेज का जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। बेटे कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। मैं अब क्या करता हूं, मेरे पास ये रे 1 है, कैलकुलेशन शुरू होने लगी है जी। सब बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से आपने फोकस करना है। बेटे ये रे 1 है और ये रे 5 है। मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूं, ये रे 1 है, रे 1 से ये रे 5 तक मैंने ये ग्रीन कलर की एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। अब रे 1 और रे 5 अगर गौर करें तो अगर पूरी स्लिट का साइज d है तो रे 1 से और रे 5 तक का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्लिट के मिड में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये b पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं c कह सकता हूं, और b और c के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, d/2 होगा। बेटे क्या होगा, क्या होगा, d बाय। एक्सीलेंट। अब रे 1 चूंकि मेरी रेफरेंस रे है तो रे 1 और रे 5 के दरमियान कुछ पाथ का डिफरेंस होगा। उस पाथ के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं बी पॉइंट से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगा और वो 5 नंबर रेस को जाके मिलेगी किसी एक पॉइंट पर। उस पॉइंट को मैंने किससे ज़ाहिर कर दिया, डी से ज़ाहिर कर दिया। उसको मैंने किससे ज़ाहिर कर दिया, डी से ज़ाहिर कर दिया। बेटा ये सी और डी के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन, जी बोलिए, किस किस रे के दरमियान, रे 1 एंड रे 5। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 5। मैं इस डायग्राम को जरा नीचे ड्रा करूंगा। दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज d/2। एंड यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स के थीटा के सामने वाला दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, और बी सी आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूअस है, ठीक है। अब यहां पर अगर इस ट्राइंगल में फ्रॉम ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूं तो साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, और साइन थीटा यहां पर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है, d/2। तो दिस इंप्लाइज दैट सी डी इज इक्वल टू d/2 साइन थीटा। सी डी इज इक्वल टू d/2 साइन ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? बेटा सी डी क्या था, कोई बच्चा बताएगा? पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 5, रे 1 एंड रे 5। लीजिए हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। Let at point P minima is generated, so path difference between
रे 1 and ray 5 which is equal to CD at least should be equal to lambda by 2, क्योंकि मिनिमा के लिए कंडीशन है कि कम से कम जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज CD, दिस इज आल्सो CD एंड वी नो वेरी वेल कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, उन दो इक्वेशंस की अगर लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। नाउ कंपेयरिंग equation 1 and equation 2, we have d by 2 sine of theta is equal to lambda by 2। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, so students you have d sine of theta is equal to lambda, and point to be noted, this is the equation of first minima, this is the equation of first और अगर इसको मैं जनरलाइज कर दूं, इन जनरल वुड बी इक्वल टू एम लैम्डा, आप एम भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, बुक में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, और एम की वैल्यू होगी +-1 +-2 +-3 एंड सो, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे, स्पेक्ट्रम, तो दरमियान में अगर ऐसे मैक्सिमम बन रहा है तो अगर इधर मिनिमा होगा तो उसी शेप का इधर भी मिनिमा होगा, फिर इधर अगर सेकंड मिनिमा है तो फिर इधर भी सेकंड मिनिमा। तो अगर इसको मैं फर्स्ट मिनिमा इसको +1 कह दूं तो ये -1 हो जाएगा, फिर इसको अगर आप +2 कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि सिमिट्री है, इस वजह से ये प्लस माइनस आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको, कोई मसला? चलें जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि हमने सिर्फ इधर मिनिमा के लिए क्यों कैलकुलेशन की है, व्हाई नॉट मैक्सिमम। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।